बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से ठीक 4 साल कबल अब्बू ने यह कहकर मेरे सामने ही अम्मी को तलाक दे दी थी कि यह औरत बदकिरदार है और मेरी बीवी कहलाने के लायक नहीं है। ये बात सुनकर मैं घबरा गई थी और रोने लगी थी। मैंने अब्बू के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, खुदा अब्बू, हम पर ऐसा जुल्म मत करें। इस भरी दुनिया में आपके अलावा हमारा कोई है ही नहीं। अब्बू मेरी बात सुनकर हंस दिए और बोले, मैं मानता हूं तुम्हारा सच में मेरे अलावा कोई नहीं है, मगर यह बात तुम्हारी मां पर लागू नहीं होती। यकीन नहीं आता तो पूछ ले इससे। मैंने अम्मी की जानिब देखा तो वो बस हैरान परेशान सी खड़ी थी, मुंह से कुछ बोलती ही नहीं थी। मैं फिर से अब्बू की मिन्नत समाजत करने लगी थी। मैं बोली, मेरी खातिर आप ये सब न करें। आप अम्मी को छोड़ देंगे तो जमाने वाले हमारे साथ बुरा सलूक करेंगे, अम्मी को मौरूद इल्जाम ठहराएंगे। तब अब्बू बोले, सानिया, तुम बिला वजह ही अपने आंसू जाया कर रही हो। एक नज़र अपनी माँ के चेहरे की जानिब भी तो देख लो, वो कितनी मुतमईन खड़ी है। तुम ये मत समझो कि मैं तलाक देकर तुम्हारी माँ के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती कर रहा हूं, बल्कि ये तो इसकी आज़ादी का परवाना है। न जाने इसने कितनी मन्नतें मुरादें मानी हैं इस दिन के लिए, कितने पापड़ बेले हैं। तब मैं अम्मी की जानिब लपकी थी। मैं बोली, अम्मी अपने मुंह से कुछ तो कहें। अब्बू से कहें कि वो आपको ना छोड़ें। अगर इन्होंने हमें छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे। तब अम्मी बोली, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, हम कहीं भी चले जाएंगे। अम्मी ने ये अल्फाज इतने सर्द महरी से अदा किए थे कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। अब्बू भी गुस्से से दीवाने हो गए थे। मुझसे कहने लगे, देखा कैसी बदजात है ये तेरी माँ, इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ये सिर्फ आज़ादी चाहती है। इतना कहकर अब्बू ने अम्मी को तलाक दी और घर से बाहर चले गए, जबकि मैं सकते के आलम में खड़ी की खड़ी रह गई थी। तब अम्मी मुस्कुराती हुई मेरी जानिब बढ़ी और बोली, क्या हुआ सानिया, इस कदर परेशान क्यों हो गई हो। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ और अपना ज़रूरी सामान पैक कर लो। बल्कि 1 मिनट रुको, मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या अपने वालिद के साथ रहना चाहती हो। फैसला तुम्हारा होगा। तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे मंजूर होगा। ये न सोचना कि मुझे कुछ बुरा लग जाएगा। मैं अम्मी की जानिब देखती रह गई थी। मैं बोली, क्या औलाद का माँ के अलावा भी कोई सहारा बन सकता है। अम्मी ने इस बात में सर हिला दिया था। वो कहने लगी, हाँ, जिन बच्चों की माएँ मर जाती हैं उनके फिर बाप ही तो पालते हैं। अगर तुम्हारे दिल में अपने बाप के लिए नरम गोशा मौजूद है तो ये सोचकर रुक जाओ कि तुम्हारी माँ मर गई है। अम्मी की ये बात मेरे दिल पर लगी थी और आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, अम्मी, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। अम्मी ने सर हिला दिया और बोली, अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, तुम अपनी कर लो। और हाँ, ज़रूरत की हर चीज़ रख लेना, जाने हमें किस तरह के हालात का सामना करना पड़े। कुछ खाने को भी मिलेगा या नहीं, और यह भी मुमकिन है कि हमारे पास ज़रूरत का सामान खरीदने के पैसे भी ना हो। खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करके मेरे साथ चलना। मैं चुपचाप कमरे में आ गई थी और एक बैग में अपने कपड़े, जूते और किताबें रखने लगी थी। मैं तो यही सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि अचानक ये सब कैसे हो गया। हम तो अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे, अब्बू अम्मी एक दूसरे के साथ खुश थे, फिर वो अम्मी को तलाक कैसे दे सकते थे। मैं जब से पैदा हुई थी मुझे हर सहूलत मुयस्सर थी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की गई थी। मुझे कोई ऐसा दिन याद नहीं जिसमें मुझे किसी चीज़ के लिए तरसना पड़ा था। और अब अम्मी ने कह दिया था कि सख्त किस्म के हालात का सामना भी करना पड़ सकता है। खैर, मैं अम्मी के साथ चलती थी, अब्बू का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। हम दोनों माँ बेटी एक रिक्शे में बैठकर बस स्टेशन पहुंच गई थी और फिर वहां से अम्मी ने लाहौर की टिकट खरीद ली थी। मुझे शुरू से ही लाहौर जाने का बहुत शौक था। आज मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो रही थी, मगर ऐसे हालात में कि आंखों से आंसू ही टपके जा रहे थे। आज शाम के साए गहरे हो गए थे। मेरा दिल किसी अनहोनी के खौफ से लरज रहा था कि न जाने हम माँ बेटी कहाँ कयाम करेंगी। सर ढकने के लिए जगह मिलेगी भी या सड़क पर ही सोना पड़ेगा। मुझे गहरी सोच में गर्क देखकर अम्मी कहने लगी, क्या बात है सानिया, क्या सोच रही हो। मैं बोली, अम्मी, मैं तो सोच रही थी कि हम भावलपुर जाएंगे, आपके वालिदैन के घर, मगर आपने तो लाहौर जाने का फैसला कर लिया है। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। तुम्हें इल्म है कि किसी का एहसान लेना उतना आसान नहीं होता। अगर हम अम्मी के घर जाते तो क्या होता, वहाँ कौन सा मेरी माँ जिंदा मौजूद है जो मुझे देखकर खुश हो जाती। उस घर में तो मेरे 3 भाइयों की बीवियां हैं जो हम दोनों को देखकर नाम को चिढ़ाती, हम दोनों को मुलाजमा बना लेती। मैंने ऐसी जिंदगी तो नहीं सोची थी तुम्हारे लिए। हाँ, अगर मैं अकेली होती तो अपने भाभियों के झूठे बर्तन धोने में भी मुझे कोई आर महसूस न होती। मैंने अपनी माँ की जानिब बड़े गौर से देखा था कि कितनी अजीम औरत थी ना, उसने मेरे लिए कितनी कुर्बानी दी थी, लेकिन फिर उसको मेरे अब्बू ने तलाक क्यों दे दी। अब्बू ने बहुत गलत किया था। अच्छा हुआ कि मैंने अब्बू के साथ की बजाय अम्मी को कबूल कर लिया था। न जाने अब्बू मेरा साथ भी दे पाते या नहीं। खैर, लाहौर स्टेशन आ गया था, हम दोनों उतर गई थी।
अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बोली, अम्मी हम कहाँ जाएंगे? अम्मी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अक्षय को हाथ के इशारे से रोक लिया था। न जाने हम किस मंजिल की जानिब रवाना थी। अम्मी ने रक्षा वाले को एक एड्रेस समझा दिया था। मैंने हैरत से अम्मी की जानिब देखा था कि अम्मी को एड्रेस कैसे मालूम था। हम एक गुंजानाबाद से इलाके में आ गए थे। अम्मी ने रक्षे वाले को किराया दिया और एक घर की जानिब बढ़ने लगी थी। वो बहुत ही ज्यादा पुरस्कार लग रही थी। घर के दरवाजे पर एक खूबरू सा मर्द खड़ा था जो अम्मी को देखकर मुस्कुराने लगा था और बोला, आपने हमें अपनी खिदमत का मौका दिया, बड़ी खुशी हुई। फिर उसने अम्मी की जानिब घर की चाबियां बढ़ा दी थी। अम्मी ने भी मुस्कुराकर वो चाबियां थाम ली थी। अम्मी कहने लगी, अब तो हम आपके शहर आ गए हैं, मुलाकातें होती रहेंगी। वो आदमी मुस्कुराकर बोला, ज़हे नसीब। मैं इन बातों को बड़ी अच्छी तरह समझती थी। मैं रवैयों को बड़े ख़ास अंदाज से जांचती थी। वो आदमी जाने लगा और फिर रुककर बोला, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करता हूँ। अम्मी ने सर हिला दिया और घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई थी। ये घर मेरे अब्बू के घर से भी ज़्यादा प्यारा था। यहाँ का फर्नीचर देखकर तो मैं दंगी रह गई थी। अम्मी मुस्कुरा रही थी। मैं बोली, अम्मी ये किसका घर है और ये आदमी कौन था? अम्मी कहने लगी, ये घर अब हमारा है और ये आदमी जो कोई भी था उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैंने सर हिला दिया था। तकरीबन 1 घंटे बाद वो आदमी बहुत से खानों के साथ लौटा था जो कि अम्मी ने दरवाजे से ही पकड़ लिए थे और उसे वापस भेज दिया था। मुझे बेइंतहा भूख लगी थी, इसीलिए जैसे ही अम्मी ने खाना प्लेटों में डाला मैंने फौरन से हाथ धोकर उनके पास आ गई थी। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं अम्मी के मुतमईन से चेहरे की जानिब देखती रही थी। अम्मी मुझसे ये क्यों कह रही थी कि हमें बहुत ही सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ खाने को भी मिले या ना मिले, जबकि लाहौर में तो कदम रखते ही हमारी रिहाइश का भी इंतज़ाम हो गया था और साथ ही हमें बेहतरीन खाना भी मिल गया था। क्या अम्मी ये सब जानबूझकर कह रही थी? क्या वो मुझे अपने साथ लाना ही नहीं चाहती थी? ये सब बातें सोच सोच कर मैं परेशान होती जा रही थी। मगर फिर हम दोनों की ज़िंदगी ने बहुत से मोड़ लिए थे। अम्मी एक मुलाजमत करने लगी थी। मैंने उनसे मुलाजमत के मुतालिक पूछा तो वो कहने लगी कि एक स्कूल की कैंटीन में काम करती हूँ। मैंने भी मान लिया कि वो सच ही कह रही होंगी, क्योंकि अम्मी की तालीम भी ज़्यादा नहीं थी और ना ही उनके पास किसी किस्म का कोई तजुर्बा मौजूद था। चंद दिन गुजरे तो अम्मी ने मेरा दाखिला एक बहुत ही अच्छे से प्राइवेट स्कूल में करवा दिया था, जिसकी फ़ीस सुनकर ही मैं हैरान रह गई थी। एक ऐसी लड़की जिसकी माँ स्कूल की कैंटीन में मुलाजमत करती हो, वो इतनी बड़ी फ़ीस कैसे अदा कर सकती थी? मैंने अम्मी से कह दिया था कि मैं इतने बड़े स्कूल में नहीं जाऊँगी, आप मुझे किसी सरकारी स्कूल में ही दाखिल करवा दें, मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती। अम्मी ने मुझे घूर कर देखा और बोली, तुम अपने नन्हे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डाला करो। मैं जो कर रही हूँ वो सोच समझ कर रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ। मैं बोली, अम्मी मगर आप मेरी फ़ीस कहाँ से पूरी करेंगी? अम्मी कहने लगी, ये तो मेरी सरदर्दी है ना, तुम क्यों सोच सोच कर हलकान हो रही हो? मैं चुप कर गई थी। मैं बेहतरीन स्कूल में पढ़ने लगी थी। हम दोनों माँ बेटी का लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल कर रह गया था। अम्मी के रंग ढंग भी पहचाने नहीं चाहते थे। वो खुला पैसा खर्च किया करती थी, खुद भी बेहतरीन लिबास पहनती और मेरे लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेती थी। एक दिन अम्मी काम पर गई, मगर उन्हें वापसी पर बड़ी देर हो गई थी। उमूमन ऐसा होता था कि मेरे स्कूल से वापसी से पहले ही अम्मी घर वापस आ जाया करती थी, मगर आज घर का दरवाज़ा बंद था। ये तो शुक्र था कि मेरे पास घर की इजाफी चाबी मौजूद थी। भूख से मेरा बुरा हाल हो गया था। फ्रिज में चीज़ें भी पड़ी थी, मगर कुछ खाने को दिल ही नहीं चाहता। अम्मी की फिक्र में घुलती चली जा रही थी। मैं अम्मी की वापसी के लिए रो रो कर दुआएं कर रही थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और शाम के 4 से रात के 8 बज गए, मगर अम्मी वापस नहीं आई थी। और फिर जब 10:16 हुए तो घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आने लगी थी। मैं भागकर दरवाजे के पास पहुंच गई थी। सामने ही अम्मी खड़ी थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। मैंने उनके पीछे उसी शख्स को देखा था जिसने हमें इस घर की चाबियां दी थी। वो दरवाजे से ही वापस लौट गया था। अम्मी मुस्कुराती हुई घर के अंदर दाखिल हुई थी। तब मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी आप कहाँ रह गई थी? मेरा कुछ तो ख्याल किया होता आपने। मैं कब से आपके इंतजार में घुल घुल कर ख़त्म होती जा रही थी। अम्मी कहने लगी, अरे सानिया, इतने बड़े बड़े आंसू बहाकर मेरी खुशी तो ख़राब मत करो। आज मुझे घर आने में इतनी देर इसलिए हो गई क्योंकि मुझे एक बहुत ही बड़े होटल में मैनेजर की जॉब मिल गई है। अब हमारे दिन फिर जाएंगे। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं दुनिया जहाँ की तमाम नेमतें लाकर तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगी। मैं बोली, अम्मी आपने पहले ही मुझे किसी चीज़ की कोई कमी होने नहीं दी। अम्मी बहुत खुश लग रही थी। खैर मुझे इस बात की रत्ती बराबर भी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि अम्मी ने मुझे बताया था कि अब वो हर रात लेट ही वापस आया करेंगी। वो रात 8 बजे से पहले घर नहीं आ पाएंगी। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए मुलाजमा का इंतज़ाम कर दिया था। इस बात पर मैंने एहतजाज भी किया था कि अम्मी पहले मुझसे मेरा बाप छिन गया है और अब माँ भी दूर हो जाएगी। मैं एक मुलाजमा की सारी ज़िंदगी कैसे बसर करूंगी? अम्मी के चेहरे पर आज पहली बार मुझे करब नजर आया था। वो कहने लगी, मैंने तुमसे तुम्हारा बाप नहीं छीना। क्या तुम उसके इल्ज़ामात को सच मानती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत थी? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, अम्मी
मैं आप पर कभी भी शक नहीं कर सकती। मैं तो आपकी इस जॉब की वजह से परेशान हूँ। अम्मी चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि वो मेरे लिए माजी की बातें ताज़ा कर गई थी। मुझे आज वो दिन याद आ रहा था जब अब्बू ने अम्मी को तलाक दी थी। अब्बू ने अम्मी से कहा था कि तुम बदकिरदार हो। जब से हम लाहौर आए थे तब से अम्मी की तमाम सरगर्मियाँ मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। वो यहाँ आई थी तो उनके रंग ढंग बदल गए थे। अम्मी तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। फिर वो कौन था जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा था? वो शख्स कौन था जो अम्मी के साथ मुझे अक्सर नजर आता था? अब चूंकि मैं बड़ी होती जा रही थी, इसीलिए मेरी सोच का पैमाना वसी होता जा रहा था। दिल में ऐसे ख्याल भी आ रहे थे जिनको सोचकर ही लरस गई थी। मैंने खुद को कोसने दिए और अपनी सोचों का रुख मोड़ लिया था। अब जिंदगी का नया इम्तिहान शुरू हो गया था। अम्मी बहुत मसरूफ रहने लगी थी। मैं उनसे शिकायत किया करती थी। तभी अम्मी ने मेरी मसरूफियत के लिए भी होम ट्यूशन का इंतज़ाम कर लिया था। चूंकि मैं अब बड़ी क्लास में हो गई थी, इसीलिए मुझे पढ़ाई पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी। मेरी मैट्रिक के इम्तहानात थे तो सर खुजाने का वक्त भी नहीं मिलता था। इतने इतने दिन गुजर जाते थे, अम्मी के साथ तफसील से बात ही नहीं हो पाती थी। खैर, ये दौर भी गुजर गया था और मैं इम्तहानात से फारिग हो गई थी। जिस दिन मेरा आखिरी पर्चा था उस दिन मैं 16 बरस की हो गई थी। अम्मी मुझे अपने होटल में ले गई थी और मेरे लिए अच्छी सी दावत का एहतमाम किया था। मैं बेइंतहा खुश थी कि अब मुझे सुकून ही सुकून होगा, मगर मैं कहाँ जानती थी कि घर की खामोशी मुझे काट खाने को दौड़ेगी। मैं अब इस तन्हाई से घबराने लगी थी। एक दिन अम्मी जब काम से वापस आई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी आप अपनी जॉब छोड़ दें, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता, मैं तो ऐसे पागल हो जाऊंगी। तब अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, सानिया तुम्हें इल्म है क्या, दूसरे ममालिक में जब बच्चे अपने इम्तहानात से फारिग हो जाते हैं तो वो वक्त गुजारी के लिए छोटी मोटी जॉब करने लगते हैं। इस तरह वो बच्चे लोगों से डील करना भी सीख जाते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अगर तुम्हें यह आइडिया अच्छा लगता है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए होटल में जॉब दिलवा दूंगी। मुझे बड़ी देर से अम्मी की काम की जगह विजिट करने का शौक था, इसीलिए मैंने फौरी तौर पर हामी भर ली थी और बोली, जी जी अम्मी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अम्मी भी मुस्कुरा दी थी। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं तो उजड़ जाऊंगी। ये जॉब मेरी कामयाबी की राह खोलेगी नहीं, बल्कि मुझे बंद गली में ले आएगी। मुझ पर रिश्तों की हकीकत इस तरह खुलेगी कि मेरा सांस ही मुझ पर तंग हो जाएगा। मैं अम्मी के साथ होटल आने लगी थी। वो यहाँ मैनेजर थी। सब उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। मैं कम उम्र भी थी और मेरे पास कोई तजुर्बा भी नहीं था, इसीलिए मुझे वेट्रेस की जॉब मिल गई थी। मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती थी। यहाँ आकर बहुत मसरूफ़ हो गई थी। जिंदगी का एक नया पहलू मेरे सामने खुला था। यहाँ पर काम करने वाली बहुत सी लड़कियाँ मजबूर थीं। ऐसी लड़कियाँ भी थीं जो अपने घरों की वाहिद कफील थीं। मेरी बहुत सी दोस्तियाँ भी हो गई थीं। हम सब मिलकर लंच किया करती थी। वक्त अच्छा गुजर रहा था। मेरी तनख्वाह अच्छी थी, मगर मज़े की बात तो ये थी कि मुझे यहाँ पर टिप भी बहुत अच्छी मिला करती थी। मेरा खर्चा बआसानी निकल जाया करता था। अब तो मैं अपने लिए सेविंग भी करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इतना पैसा जमा कर लूँगी कि अपने कॉलेज की फ़ीस चंद माह खुद दे सकूँ। अम्मी भी मेरी कारकर्दगी से बहुत खुश थी। वो कहती थी, बेटी मुझे इस बात पर फ़ख्र होता है कि तुम सबके साथ घुल मिल गई हो। तुम किसी पर रोब नहीं झाड़ती कि तुम एक मैनेजर की बेटी हो। अम्मी की बातें सुनकर मैं भी मुस्कुरा देती थी। एक दिन अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, सानिया आज सफाई वाली मुलाजमा नहीं आई और हमें फौरी तौर पर 410 कमरा साफ चाहिए। तुम उसकी सफाई कर दोगी क्या? मैं किसी और को नहीं कहना चाहती क्योंकि मेरी खुद की बेटी यहाँ मौजूद है। मैं बोली, जी अम्मी मैं कर दूंगी। मैं जाने लगी तो अम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहने लगी, सानिया इस बारे में किसी को मत बताना। तुम्हारी जो इज्जत बनी हुई है मैं नहीं चाहती कि खराब हो जाए। अगर कोई पूछे भी तो टाल देना। मुझे अम्मी की इस तमीद ने हैरान कर दिया था। मैंने सोचा कि सफाई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, फिर अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं अम्मी से कमरे की चाबियां लेकर अंदर चली गई थी। मैं बड़े सुकून से उस कमरे को देख रही थी जब अचानक से अंधेरा छा गया और तभी मुझे किसी के सख्त हाथों की गिरफ्त महसूस हुई थी। वो हाथ मेरे लबों पर रखकर मेरी चीख दबा दी गई थी। कमरा नंबर 410। उसमें मुझ पर क़यामत बीत गई थी और बाहर किसी को इल्म भी नहीं हुआ था। मैं बेड पर बेजान वजूद की तरह पड़ी हुई थी और तभी मुझे अंधेरे में हल्की सी रोशनी नजर आई थी। एक आदमी का मकरूह चेहरा मुझे दिखाई दिया था। वो आदमी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं कमरे से बाहर आई। मेरा पूरा वजूद लरस रहा था। अम्मी ने मुझे देखा तो हाथ से पकड़कर एक अलग कमरे में ले गई थी। वो बोली, क्या बात है, तुम घबराई हुई क्यों हो? मैंने हिचकियों और राहों में रोकर अम्मी को सारी बात बता दी थी। मुझे यही लग रहा था कि अम्मी को जब इस बात का पता चलेगा तो वो पूरे होटल को सर पर उठा लेंगी। वो मेरी खातिर सारे ज़माने से भिड़ जाएंगी। वो सीसीटीवी कैमरे का सारा रिकॉर्ड चेक करेंगी कि आखिर उस कमरे में मुझसे पहले कौन गया था। वो मेरे मुजरिम को सख्त से सख्त सजा देंगी। मगर अम्मी ने मेरी बात सुनते ही मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था और फिर कहने लगी, सानिया तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बात को पी जाओ। अगर ये बात खुल गई तो हमारे हाथ सिवाय बदनामी के कुछ नहीं आएगा। हम दोनों रुसवा होकर रह जाएंगी। जो कुछ तुम्हारे साथ एक बार हुआ है लोगों को पता चल गया तो बार बार होगा।
तुम्हारी इज्जत को बार बार उछाला जाएगा। लोग मुजरिम को कसूरवार नहीं ठहराएंगे, बल्कि तुमसे ही सवाल जवाब करेंगे कि आखिर तुम उस कमरे में क्यों गई थी। मैं ना समझती। अम्मी की बातें सुनकर खौफजदा हो गई थी, इसीलिए अपने लफ्ज़ सी लिए। अम्मी ने होटल में मेरी तबीयत खराबी का बहाना किया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई थी। उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया, जिससे ये साबित हो गया था कि मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। मैंने वो रिपोर्ट्स देखी तो बोली, हमें थाने चलना चाहिए। अम्मी कहने लगी, वो तुमसे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि तुम शर्म से पानी पानी हो जाओगी। कहो मंजूर है। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो हम दोनों माँ बेटी घर आ गई थी। मैं अपने कमरे में चली गई और लेटकर अपनी बेबसी के मुतालिक सोचने लगी थी। मैं कितनी बेबस थी ना, कि मुजरिम को ये सब करने से रोक नहीं पाई। फिर अब मैं उसे सज़ा भी नहीं दिलवा पाई थी। वो आज़ाद घूम रहा था। न जाने मेरे बाद वो किसकी ज़िंदगी तबाह कर देता। अगर मैं आवाज़ उठाती तो वो जेल की सलाखों के पीछे होता और यूं उसके घिनौने फैल से दूसरी लड़कियां महफूज रह सकती थी। मगर मैं क्या करती। अम्मी ने मुझसे कह दिया था कि मैं बहुत जल्द तुम्हारी शादी करके तुम्हें रुखसत कर दूंगी, तब तक तुम सब्र करो और अपने हक में बेहतरी की दुआ करो। मैं अपने लिए तो दुआ करती ही करती थी, मगर अपने मुजरिम के लिए बददुआ करना नहीं भूलती थी। मैं हर नमाज में रो रो कर अल्लाह से यही फरियाद करती थी कि मेरे मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा देना और उसको मेरे सामने बेनकाब कर देना। मैं कहाँ जानती थी कि मुजरिम की असलियत जानने के बाद मैं सगे रिश्तों पर भरोसा करना छोड़ दूंगी। एक रात में तहज्जुद की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो मुझे डर लगने लगा था। जब से मेरे साथ ये सानिया हुआ था, मैं हर वक्त घबराई घबराई सी रहती थी। आज भी दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि अल्लाह के हुजूर तो रोकर अपने दिल की भड़ास निकाल ही ली है। अब मैं अपनी अम्मी के सामने जाकर भी अपने अंदर की चंद बातें कर लूं और उनको बताऊं कि मैं किस कर्ब और किस अजियत से गुजर रही हूं। इसीलिए मैं अम्मी के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। मैं दरवाजे तक पहुंची थी कि मुझे अंदर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी थी। मेरे बढ़ते हुए कदमों को एकदम से ब्रेक लगा था। उस वक्त अम्मी के कमरे से मर्दाना आवाज़ आना नॉर्मल बात नहीं थी। मैंने अंदर झांक कर देखा तो सांस लेना भूल गई थी। दिल चाहा था कि अभी सूर फूंक दिया जाए और क़यामत रोनुमा कर दी जाए। कमरे में कोई और नहीं, वही मर्द मौजूद था जिसने मेरी साथ की धज्जियाँ उड़ा दी थी, और साथ वो आदमी भी था जिसने पहले दिन इस घर की चाबी अम्मी के हाथ में रख दी थी। और फिर उसके बाद तो वो बहुत से मौक़ों पर मुझे अम्मी के इर्द गिर्द नजर आया था। मैंने एक झटके से अम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई थी। जब उन तीनों की नज़रें मुझ पर पड़ी तो वो घबरा गए थे। मैं अपने मुजरिम के रूबरू जाकर खड़ी हो गई थी। मैंने उसको गिरेबान से पकड़ लिया था और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। मैं चीख कर बोली, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो शख्स मेरे मुजरिम को हाथ से पकड़कर बाहर ले गया था, जबकि अब कमरे में मैं और मेरी अम्मी ही रह गई थी। अम्मी मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैं बोली, ये आदमी यहाँ क्या कर रहे थे? रात के 2 बज रहे हैं और फिर ये मेरा मुजरिम, ये इतने आराम से आपके रूबरू क्यों खड़ा था? आपने इसका हशर नशर क्यों नहीं किया? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि मुझे आज अपनी अम्मी के चेहरे से, उसके आंसुओं से और उसके वजूद से बेतहाशा नफरत हो रही थी। अम्मी कहने लगी, सानिया, मेरी शादी बहुत कम उम्री में हुई थी। मैं तब फ़कत 15 बरस की थी जब मुझे तुम्हारे अब्बू की दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया गया था। मैं अपने वालिदैन का घर छोड़ देने पर नाराज़ तो थी, मगर क्या कर सकती थी। जैसा वालिदैन ने कहा मैंने वैसा ही किया। मेरे वालिदैन बहुत अमीर थे, मगर उन्होंने मुझे कोई लंबा चौड़ा जहेज नहीं दिया था। इस बात का दुख तुम्हारे अब्बू को बहुत था। एक दिन कहने लगा, मैंने तुमसे शादी जहेज की खातिर की थी, इस शक्ल की खातिर नहीं जो मेरे मत्थे मार दी गई है। तुम अपने वालिदैन के घर जाओ और गाड़ी का मुतालबा करके आओ। मैंने काशिफ को मना किया कि ये सब मुनासिब नहीं है, मगर उसने मुझे तलाक की धमकी दे दी थी। मैं मजबूरन अब्बू के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। अब्बू कहने लगे, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे लिए ऐसे शख्स को चुन लिया। मैं चुपी रही तो अब्बू बोले, अगर मैंने तुम्हारे शौहर की बात आज मान ली तो वो तुम्हें भिखारन बना देगा और उम्र भर तुमसे चीज़ें मंगवाता रहेगा। मैं और तुम्हारी माँ तो उसके मुतालबात पूरे करते रहेंगे, मगर हमारे इंतकाल के बाद क्या होगा? तुम्हारे भाई ये सब कर लेंगे? हरगिज़ नहीं। तब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा शौहर जहन्नम बना देगा। तुम आज उसको जाकर इनकार कर दो। मैंने ऐसा ही किया, मगर बात सच में तलाक तक जा पहुंची तो अब्बू ने उसके मुतालबात मान लिए। तुम्हारा बाप तुम्हें जो भी ऐश करवाता था वो तमाम चीज़ें मेरे बाप के घर से आई हुई थी। फिर मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया तो काशिफ ने फिर से लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे थमाकर अब्बू के घर भेज दिया। उन्होंने मुतालबात मानने से इनकार कर दिया तो काशिफ ने मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर तलाक दे दी। मैंने अपने भाइयों को फ़ोन करके बताया तो वो बोले कि हमारे पास मत आना। मैं ये सब सुनकर टूट गई थी। इसीलिए तुमसे कहा था कि न जाने रहने को जगह मिलेगी भी या नहीं, मगर तभी मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आ गया था। फिर पता चला कि ये तो हमारे आबाई मुलाजिम थे। उसने मुझे बताया कि मेरे वालिद ने मरने से पहले लाहौर वाला घर मेरे नाम कर दिया था और साथ ही 2 दुकानें भी मेरे नाम की थी। मैंने वालिद के मुलाजिम से मकान की चाबियां ले ली थी। दुकान का किराया भी मुझे वही ला कर देता था। मैंने माना कि कैंटीन की जॉब से ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ था, लेकिन दुकान के किराए से मैंने तुम्हें अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाई थी। तुम्हारे साथ जब ये सानिया हुआ तो मैं चौंक गई थी
और तुम्हें इसीलिए खामोश रहने का कहा था क्योंकि वहां की चाबियां तो मेरे पास मौजूद थी। फिर तुमसे पहले वहां पर कौन जा सकता था? मैंने खुफिया तौर पर तहकीकात की थी और अपने वालिद के मुलाजिम ज़मीर को भी ये काम सौंप दिया था। आज वो तुम्हारे मुजरिम को मेरे सामने ले आया है। यह आदमी तुम्हारे सगे बाप काशिफ का भेजा हुआ था और मुकम्मल प्लानिंग के तहत इसकी रसाई उस कमरे तक हुई थी कि मैं उसके बगैर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और तरक्की की मनाजिल तय कर रही हूँ। उसे इस सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मुझे बेसुकून करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी ही बेटी की इज्जत खराब करवा दी, फ़कत इसलिए कि मुझे नीचे दिखा सके। मैं अम्मी की बात सुनकर ठह गई थी। अम्मी ने मुझे बताया कि मेरे मुजरिम को उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया है। अगली सुबह मैं थाने गई थी ताकि अम्मी की बातों की तस्दीक कर सकूं। अम्मी का एक हुर्फ सच्चा था। वो शख्स मेरे बाप का ही भेजा हुआ था। मुझे तो यकीन नहीं आता कि कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। मेरे मुजरिम को कानून ने सजा दी और बाप को रब ने। वो फालिजदा होकर बिस्तर पर पड़ा है और उसका पुरसान हाल कोई नहीं है। मेरे मुजरिमों को तो सजा मिल गई है, मगर मैं जो बेसुकून और परेशान हूँ इसका हसाला कौन करेगा? मुझे अब किसी शख्स पर भी एतबार नहीं रहा। जब मेरा सगा बाप जो मेरा मुहाफिज था वही गद्दार निकला, तो फिर किसी और पर भरोसा कैसे मुमकिन है? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।